दोनों मुट्ठी बांध के हम सब भारत माता न मौका था न दस्तूर था, फिर भी सियासी चौका लगाने से नहीं चूके। देश की सियासत के धुरंधर और शौर्य सम्मान समारोह में खुद की पीठ तो थपथपाई ही, साथ ही निशाने पर ले लिया पिछली सरकार को। फिर बात चाहे सीएम शिवराज के बारे में करें या पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में, दोनों ने अलग अलग मुद्दों को लेकर पिछली कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस दौरान सबसे पहले सीएम शिवराज आगे आए और कहा कि पिछली सरकार ने सैनिकों के लिए कुछ नहीं किया और अपने परिवार वालों की स्मारकें बनवाने में व्यस्त रही। इसके बाद मोर्चा संभाला पीएम नरेंद्र मोदी ने और वन रैंक वन पेंशन को लेकर घेर लिया कांग्रेस सरकार को। कई बार तकलीफ होती है कि आजादी के बाद जिनने देश पर लंबे समय शासन किया, उनने अपने परिवारजनों के स्मारक तो बना दिए, लेकिन इन वीर सैनिकों की स्मृति में कोई स्मारक उनसे बनाया नहीं गया। हम जानते हैं हमारे देश के जवान पिछले कई दशकों से हर सरकार से एक मांग कर रहे थे, वन रैंक वन पेंशन, और हर सरकार बहुत ही बढ़िया बढ़िया शब्दों में वादे भी करती थी। ये सरकार आने के बाद हमने वादा किया था कि हम वन रैंक वन पेंशन लागू करेंगे। इस वादा हमने पूरा कर दिया। आज मैं संतोष की अनुभूति कर। किसी और ने तो क्या, खुद कांग्रेस ने शायद ही उम्मीद की हो कि शौर्य सम्मान समारोह के इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश और देश के मुखिया यूं एकजुट होकर उस पर हमला बोलेंगे। लेकिन अब जबकि एक छोर से सियासत ने आग पकड़ ली, तो जाहिर था कि इस पर सियासी पलटवार भी देखने को मिले, और ऐसा हुआ भी। मामले को लेकर कांग्रेस आगे आई और अपने निशाने पर ले लिया भाजपा की सरकार और उसकी कार्यशैली को। तो पहले भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार के गिरेबान में झांकना चाहिए कि आज मध्य प्रदेश में कितनी सरकारी जमीनों पर संघ से जुड़े उनके नेताओं के नाम के भवन या स्मारक हैं, कितनी योजनाएं दीनदयाल जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर चल रही हैं, और इन दोनों हस्तियों की आप देश की निर्माण में आज़ादी में योगदान भूमिका का निर्वहन कर लें और राजीव गांधी और सोनिया गांधी जी की तुलना कर लें, तो मुझे लगता है कि ये बहुत छोटी और अपरिपक्व राजनीतिक सोच का परिचय हमारे मुख्यमंत्री ने दिया है। सियासतमंद सियासत से परहेज करें, ऐसा भला कैसे हो सकता है? लेकिन शौर्य सम्मान की आड़ में सियासी तौर पर अपने विपक्षियों को निशाने पर लेने के मसले को उचित करार नहीं दिया जा सकता। ऐसे में अब देखना ये होगा कि शौर्य पर सियासत के कारण उपजा सियासी संग्राम आने वाले वक्त में क्या गुल खिलाता है। IND 24 के लिए भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार, IND 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार दें उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। क्या शौर्य सम्मान समारोह का सियासीकरण किया गया है? यदि नहीं, तो पीएम और सीएम के बयानों के क्या मायने? क्या ये मुद्दा उठाकर सियासी फायदा हासिल कर सकेगी भाजपा? क्या वाकई पिछली सरकार ने सैनिक सम्मान के लिए कुछ विशेष नहीं किया? मध्य प्रदेश में शौर्य स्मारक का लोकार्पण हुआ। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश इस एक ऐतिहासिक घटनाक्रम का, एक स्वर्णिम घटनाक्रम का गवाह बना, और शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। ये किसी शायर की जो शायरी है, वो शायरी इस जज्बात के साथ झलकी। लेकिन ये शौर्य स्मारक का लोकार्पण और उस पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का प्रधानमंत्री के नाम पर खत, वो भी उन घटनाओं के बारे में जो इस मध्य प्रदेश में बहुत पहले से चली आ रही हैं। उसके पहले भी लिखा जा सकता था, उसके बाद भी लिखा जा सकता था। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का विपक्ष के ऊपर तंज कसना, ये पहले भी किया जा सकता था और बाद में भी किया जा सकता था। कुछ ऐसे मौके होते हैं जिन पर हमें निश्चित रूप से राजनीति से ऊपर उठना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति जब राष्ट्र नीति नहीं होती तो उठने वाली चीज़ को भी वो नीचे खींचती है, क्योंकि राजनीति में बहुत गुरुत्वाकर्षण होता है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं राजू मालवीय जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की, कुणाल चौधरी जी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे साथ हैं, सुरेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है।
इस घटनाक्रम पर एक पत्र लिखा। उस पत्र में निश्चित रूप से घटनाएं प्रासंगिक हो सकती हैं, लेकिन पत्र अभी अप्रासंगिक था क्योंकि शहीदों के सम्मान का मामला था। इसी घटनाक्रम पर अगर सरकार कहीं शहीदों के सम्मान के मामले में, शहीदों को सहायता देने के मामले में, उनके परिवारों के पुनर्वास भरण पोषण के मामले में कहीं पीछे हटती तो शायद ये सवाल उठाते तो ज़्यादा जायज़ होते। आपके प्रदेश अध्यक्ष ने पत्र लिखा, उसमें व्यापम और भ्रष्टाचार इन मुद्दों पर कहा प्रधानमंत्री जी जरूर बोले। ऐसे मौके पर ये सियासत क्या मतलब? देखिए, पहली बात तो मैं आपको नवीन जी बताना चाहूँगा कि जो पत्र लिखा जी जी, उसमें स्वागत भी करा कि आप इस शौर्य स्मारक का वो करने आ रहे हैं। सैनिकों ने अपना काम किया, सैनिकों ने इस देश में सर्जिकल स्ट्राइक्स किए, सैनिकों ने इस देश की रक्षा हमेशा करी, सेना हमेशा अपना काम करी। पर प्रधानमंत्री जी का जो काम है, जो सरकार का काम है, वो सरकार करे तो ज़्यादा बेहतर होगा। लगातार सेना के ऊपर जिस प्रकार से राजनीति करना, जिस प्रकार से चीज़ों को करना, सेना ने अपना काम करा, पर उसके ऊपर जिस प्रकार से, मैं वही तो कह रहा हूं कि आप अगर सेना और शौर्य और मुद्दे पे अगर आप फोकस रहते तो शायद ज्यादा मुद्दे पे ही फोकस है कि आप प्रधानमंत्री को देखिए, प्रधानमंत्री जी जितनी बार मध्य प्रदेश आए, इससे पहले शेरपुर आए थे एक बार, शेरपुर में जिस प्रकार से किसानों के लिए बात करके गए थे, आज वो किसान दर दर भटक रहे हैं, वो बीमे के किसान। जब आए थे, महू आए थे, वहां के बाद से जिस प्रकार से देश में दलितों पर अत्याचार बढ़ा, क्योंकि प्रधानमंत्री का काम सिर्फ सेना के काम के हुए ऊपर श्रेय लेने का काम दिख रहा है कि जो उन्होंने 15 लाख के वादे करे थे, जो उनको वो भी याद दिलाना पड़ेगा। व्यापम एक मध्य प्रदेश की एक ऐसी स्मारक है, और आज जिस प्रकार के शब्दों का चयन चाहे मुख्यमंत्री जी ने करा हो कि पूर्व, क्या इनको राजीव गांधी और इंदिरा गांधी की शहादतें नहीं दिखती है? क्या पंडित नेहरू का 15 साल से ज्यादा जेल में रहना इनको नहीं दिखता? लगातार जिस प्रकार से शहीदों का अपमान इन्होंने आज करा है, इस पे मुख्यमंत्री को माफी मांगना चाहिए कि इस देश के शहीदों के लिए, अगर वो स्मारक में ये भी शहीद रहे तो वो भी इस देश के शहीद जिन्होंने इस देश के लिए सीने पे गोलियां खाई, अपने शरीर को चिथड़े से उड़वाने का काम करा, जेलों में रहने का काम करा, जिन्होंने शहादत दी। क्योंकि मैं भी चाहता है सब कई बात है कि पंडित दीनदयाल जी का क्या योगदान इस देश की आजादी से लेके उसमें रहा, क्या बात है। वीर अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम भी है, तो वो प्रधानमंत्री रहे, उनके ऊपर हम कभी कोई टिप्पणी नहीं करते। उन्होंने इंदिरा गांधी को दुर्गा कहा, उन्होंने कई चीजें करी, और उनके ऊपर इस तरह के शब्दों का राजनीति हमेशा बीजेपी करती है। हमने तो याद दिलाया कि प्रधानमंत्री जी अपने कामों पर भी आप फोकस करें। सिर्फ राजो जी से पूछ लेता हूँ। राजो जी, भारतीय जनता कांग्रेस तो कहीं ना कहीं इस पूरे मसले पर दुविधा की और भ्रम की स्थिति में दिखाई दी कि किस मौके पर कौन से सवाल उठाएं, लेकिन चाहे अति उत्साह कहें या अतिरेक कहें, मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने भी जो कहा, विपक्ष पे जो तंज कसा कि 60 सालों में उन्होंने सिर्फ अपने स्मारक बनाए, तो अमर जवान ज्योति भी इस देश में जो लाल किले इंडिया गेट के सामने बनी हुई है, वो ऐसा, मतलब ये देश थोड़ा समझता है। इस प्रकार के आयोजन के समय, इतने भव्य आयोजन के समय इस प्रकार की हल्की टिप्पणी करके कहीं ना कहीं तो राजनीति का तड़का जो है इस पूरे कार्यक्रम में लगा दिया। ऐसा विषय नहीं है नवीन जी, चूंकि विषय सेना से संबंधित था, शौर्य स्मारक का लोकार्पण था, सेना, सैनिक और पूरा परिदृश्य जो था वो उसी से जुड़ा हुआ था, और उसमें अमर जवान ज्योति की बात आपने कही, मैं बिल्कुल उसे स्वीकार करती हूँ, लेकिन मूल रूप से कुणाल जी ने अभी जो बात कही कि इंदिरा जी शहीद हुई थी, राजीव जी शहीद हुई, उसे कौन नकार रहा है? लेकिन वही क्यों, देश के लाखों लाख सैनिक क्यों नहीं नजर आए? ये प्रश्न था मुख्यमंत्री जी का। 1 रैंक 1 पेंशन की बात अगर प्रधानमंत्री जी ने उठाई तो क्या गलत उठाई? सच में 60 साल से लगातार सैनिक ये डिमांड कर रहे थे, और अगर वो बॉर्डर पे खड़े हैं इसलिए हम चैन की नींद सो रहे हैं, तो उनके हितों के बारे में विचार क्यों नहीं किया गया? और अगर इस सरकार ने किया है और उसे कह दिया तो तकलीफ क्यों हो रही? सुरेश जी, आपने दोनों पक्षों को सुना। एक तो वो पत्र, वो मुझे बहुत खला, और इस पूरे कार्यक्रम में थोड़ा सा विपक्ष को शामिल कर लेना। ये विशुद्ध रूप से सैनिकों का कार्यक्रम था, सरकार द्वारा आयोजित था, उससे कहीं ना कहीं कार्यक्रम की जो गंभीरता है वो तो कम हुई। ठीक है, विपक्ष ने जो किया वो किया, अब आप अपनी तुलना क्यों कर रहे हैं?
आपको समझ में आ रहा है, आप ठीक करें, जनता को करने दीजिए तुलना। वहीं तुलनात्मक अध्ययन क्यों, वहीं ग्राफ क्यों खींचे जाने लगते हैं? आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगा। नहीं, एक बेसिक अंतर है दोनों बातों में जी। और वो ये है कि सेना के सम्मान के प्रति न कांग्रेस में कभी कमी रही न भाजपा में कभी कमी रही। वो दोनों सेना के शहीदों का भी, सेना के गतिविधियों का भी दोनों पक्ष, और मैं समझता हूँ इस देश का प्रत्येक नागरिक जो है वो बड़ा सम्मान करता है और उसकी शौर्य गाथा को गाता है। लेकिन दो अंतर हैं। एक वो जो काम सेना के द्वारा किए जाते हैं, जैसे आपने अमर जवान ज्योति का उल्लेख किया, ये सरकार का निर्णय खर्चे का है, लेकिन ये सब काम सेना के हैं, सरकार ने नहीं किए। पहला ऐसा अवसर आया है, ये महिमा मंडन का विषय नहीं है, ये पहला ऐसा अवसर आया है कि किसी सरकार के द्वारा और ऐसे स्मारक का निर्माण किया गया। शहीद स्मारक है, ये सब सेना निर्माण करती है, लेकिन जनप्रतिनिधियों के द्वारा चुनी हुई सरकार के द्वारा किया गया ये पहला काम है। इसलिए इसके बारे ये थोड़ा सा अलग हट करके है। मैं इस बात से सहमत हूं कि यदि विपक्ष के नेताओं को भी बुला लिया जाता तो इसकी गरिमा और बढ़ जाती। लेकिन जो राजनीति इस समय देश में चल रही है, सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर के और जो सेना के कामों पर जो टीका टिप्पणी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हो रही है, उसके बाद ये भ्रम बनता है कि यदि हम बुलाते हैं तो कहीं ऐसा न हो कि वो अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ये सब कर ले। मोदी जी ने दो अवसर ऐसे हैं जिसमें दशहरा लखनऊ और शौर्य स्मारक का शुभारंभ है। वो चाहते तो राहुल गांधी जी की, अरविंद केजरीवाल जी की और अन्य नेताओं के द्वारा जो की गई टिप्पणियां हैं, जो कहीं स्तर से नीचे हैं, कहीं स्तर से ऊपर हैं, उनके बारे में वो जवाब दे सकते थे, लेकिन उन्होंने कोशिश की कि सेना को राजनीतिक पतड़े से दूर रखा जाए। मैंने पहले भी आपके चैनल पर एक बात कही है कि ये जो सर्जिकल स्ट्राइक है, ये सर्जिकल स्ट्राइक सेना के विरुद्ध नहीं था, ये था आतंकवादियों को मारने का। जो काम हमारी सेना ने किया है वह सैनिकों की कार्रवाई से अलग है और देश को नहीं, विश्व को ये बताने की जरूरत थी कि ये जो है हमने किया है, ये सेना के साथ लड़ने नहीं गए, जो हमारे देश के दुश्मन हैं उनको हम मारने गए थे। और ये बड़ा उपलब्धि है, और बड़ी उपलब्धि इसलिए है क्योंकि सेना तो हमारी सक्षम है ही, उसके ऊपर किसी को कभी संदेह नहीं रहा। लेकिन सेना को आदेश थमाने का जो हमेशा से एक सवाल हम लोग मीडिया के लोग उठाते रहे थे कि सेना तो सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन सेना को आदेश थमाने वाले कमजोर हैं, उनके राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं जिनके कारण वो आदेश नहीं थमाते थे। मैं समझता हूं कि इस सरकार ने कहीं थमावा दिया होगा जिसके कारण वो थोड़ा सा समाज में प्रतिष्ठा का कारण बन रही है। कुणाल जी, एक और मैं बात कहना चाहता था। आज भी जो पत्र लिखा गया है, वो पत्र जैसा आपने कहा, मैं उससे सहमत हूं कि राजनीतिक कारणों को बहुत जल्दी नहीं है। अब आप ये नहीं तय कर सकते कि कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष पत्र लिखेगा कि मोदी भाषण क्या देगा। मोदी को तो मोदी के हिसाब से भाषण देना है। अब और दल के लोगों में होता होगा भाषण की ब्रीफिंग्स और ये, लेकिन ये लोग जो है अपने हिसाब से भाषण देते। तो ऐसा मेरे ख्याल से ये सब करने की बजाय यदि अपने एजिटेशंस हैं, जैसा कुणाल जी करते रहते हैं, और व्यापम के मामले में इन्होंने काफ़ी जो है उसको पीक तक ले जाने की कोशिश की थी, ये सब चीज़ें करते रहे तो मैं समझता हूँ वो ज़्यादा बेहतर पत्रबाजी के, ये केवल मीडिया में आने का एक विषय भर है। कुणाल जी, देखिए, मैं दो चीज़ों पे थोड़ा सा बोलना चाहूँगा। एक बात तो जो सर्जिकल स्ट्राइक पे भी आज बात करी कि सेना ने वहाँ पे करा, स्पष्ट रूप से सेना ने ये काम करा और आज नहीं, हमेशा सेना करती आती है। और अगर इसका आपको नहीं, लेकिन इसकी आधिकारिक स्वीकारोक्ति अभी आधिकारिक इसलिए नहीं, नवीन जी सुनिए, आपने शायद बात को गौर से सुना नहीं। कहना वही है कि ये स्ट्राइक्स, ये सर्जरीज हमेशा से होती रही हैं, लेकिन हमने ऑपरेशन किया और आके उसकी आधिकारिक। इसका कारण मैं बताता हूं। अगर आपको जम्मू कश्मीर इतने समय से शांत दिख रहा है तो वहां पे पर्यटन स्थापित हुआ था, सारी चीजें स्थापित हुई, तो विदाउट सर्जिकल स्ट्राइक्स के आतंकवादियों को खत्म करे तो हुआ नहीं होगा। पर इस चीज को चिल्लाना, इसका महिमा मंडन, सेना अपना काम करती है, सरकार अपना काम करे, देश की आर्थिक पटरी पे ले जाए और विश्व के पटल पे आप आतंकवादी भी नहीं घोषित हो, आपकी स्थिति भी नहीं हो कि आप रोज कहीं जिन चीजों को ये चिल्ला के, ये चीजों को देश में युद्धोन्माद की स्थिति लाके, क्या आप आर्थिक स्थितियों को भी संभाल सकते हैं? विश्व का तीसरे नंबर की आर्थिक स्थिति अगर भारत बनाता तो उसका, और जम्मू कश्मीर जब से प्रधानमंत्री जी वहां पे दिवाली बना के आए तब से कितना अशांत हो गया है, पूरी तरीके से 90 दिन वहां पे बंद रहता
है, पूरी तरीके से अमरनाथ यात्रा बंद होती है। इन स्थितियों को आप परिस्थितियों को समझिए। अगर पहले सर्जिकल स्ट्राइक्स नहीं हुए होते तो जम्मू कश्मीर में वापस पर्यटन कैसे बहाल हुआ था, नॉर्मल जिंदगियां कैसे बहाल हुई थी, सारी चीजें स्थितियां कैसे नॉर्मल हुई थी। सब चीजों को पाकिस्तान से टेरर और टॉक नहीं चलेगा। 10 साल मनमोहन सिंह जी नहीं मिले तो नहीं मिले, पर इस चीज को चिल्लाना करना, मनमोहन सिंह जी शांति से काम करने वाले। पाकिस्तान हमेशा कहता था, एक मिनट, पाकिस्तान हमेशा कहता था कि भारत हमारे पास सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। मनमोहन सिंह जी कहते थे नहीं भैया, हम शांति प्रिय देश है, हम किसी के देश में हम कुछ नहीं करते। ये चीजें अंतरराष्ट्रीय मंच पे, आप कभी चाहबार डैम की बात करते हो, जो चीजें प्रधानमंत्री को देश की हर चीज मालूम रहती है, पर मीडिया में लाके या हर चीज को जो सामरिक दृष्टि से, जो महत्वपूर्ण दृष्टि से रहते हैं, आप पठानकोट जैसी जगह को आप आईएसआई के एजेंट से चेक करवाते हो। आईएसआई का जनरल तनवीर अहमद आता है, वो समय हमारा, आप चीजों को समझिए किस प्रकार। राजू जी से प्रतिक्रिया ले, एक बात आपकी बात मुझे समझ में एक बात और दूसरी में आ गई, आपकी बात समझ में, मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं, फिर दूसरे राउंड में बात करते हैं। नहीं, इसी पे प्रतिक्रिया लेना जरूरी है कि राजू जी जो कहा, निश्चित रूप से इसके पहले कश्मीर शांत था, अब कश्मीर में बहुत अशांति है, और सरकार वो है जिसके ऊपर आप सवालिया निशान खड़े करते रहते थे, उनके साथ ही आपने सरकार बनाई जिनकी विचारधारा आपसे भिन्न थी। उसके बाद से लगातार अशांति है। तो पहले जो शांति थी, क्या वो सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई होंगी, क्या वहां सेना की व्यवस्था ठीक नहीं होगी, कैसे शांति हो गई? कश्मीर पहले भी शांत नहीं था, बहुत बार अमरनाथ यात्राएं रोकी गई हैं और उस पर बड़ी संख्या में देश के नौजवान जाकर के उस चीज का विरोध करके वहां शुरू करा के आए थे। मैं आपको 95, 96 और 97 की जब घटनाएं आप याद कर लें तो आपको ध्यान में आ जाएगा। 95, 96 छोड़िए, 10 साल की नहीं, आप अमरनाथ यात्रा की बात कर रहे हैं, अमरनाथ यात्रा पे जवाब टेरर और देती टॉक जो कहा 26/11 के बाद दूसरी चीज, सेना के नौजवानों के पीछे खड़े अगर कोई सरकार खड़ी होती है तो आपको दर्द क्यों हो रहा है? क्यों? इसलिए दर्द हो रहा है कि जो सेना युद्ध में जीतती थी, आप टेबल पे समझौते में हार जाते थे, वो उनको वापस लौटा देते थे, थाली में परोस देते थे। पाकिस्तान बांग्लादेश के 2 टुकड़े ऐसे ही हो गए होंगे। आपको दर्द इसलिए हो रहा है। 1 मिनट, मैं आ रही, मेरी बात सुन लो पहले। 1971 में श्रीमती गांधी जी ने जो किया था, तो बड़े मन से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उन्हें दुर्गा कहा था। हमने श्रेय दिया था कि ये श्रीमती गांधी जी ने किया है, हमने ये नहीं कहा था आपके जैसे छोटे मन से। तो आज आपको श्रेय देने में क्यों दिक्कत हो रही है? उस सेना तब भी थी, सेना लगातार रही है, लेकिन लगातार आप टेबलों पे क्यों हारे? आपने क्यों दस्तरी में दे दिया? सैनिकों का खून बहा था, शहादत हुई थी, वहां सैनिकों की विधवाएं, सैनिकों की माताएं बहनें पूछ रही थी कि हमारे बच्चे इस दिन के लिए शहीद हुए थे क्या, कि आप तश्तरी में दे दोगे? आज जी देश सर्जिकल बांग्लादेश हुई है, बांग्लादेश को तोड़ना और एक आतंकवादी कैंप को ध्वस्त करना, इन दोनों चीजों को इन्होंने कहीं से कोई समानता नहीं। मतलब अगर इसको समानता कर दिया, अरे 1971 का युद्ध कौन सा है? आप 1971 शिमला समझौते पे, अरे आप 1971 की बात कर रहे हो अभी आप, और 10 साल जब शांति रही, देश के अंदर आर्थिक उन्नति हुई, आप चीजों को सिर्फ है ना पॉलिटाइज करना और सिर्फ उपयोग करना। आपके प्रधानमंत्री वहां पे आपके जो मनोहर पर्रिकर एक भी शहीद किया नहीं गए, पर अमेरिका वहां पे कारगिल वार में भी अपनी सेना एलओसी क्रॉस करके नहीं, कारगिल में अपने देश में कारगिल अपने कारगिल में कर सकती थी, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने कारगिल में अपनी जगह खाली कराई थी। कुछ वैश्विक परिस्थितियां रहती हैं, लेकिन 71 में तो देश तोड़ा है, लेकिन 71 में 2 टुकड़े किए। तारीफ की है जी। अरे आप बात कर रहे हैं इंदिरा जी की शहादत पे, आप बात कर रहे हैं, मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन आप इस चीज लेकिन शिमला समझौता याद कर लो। कहना यह था कि जिस प्रकार से अब राजनीति में राजू जी जैसे सेना ने कुछ किया, तो जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में देख लें, पूरे देश में देख लें, ऐसे जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको बिल्कुल सैनिक बख्तरबंद गाड़ियों वाड़ियों में बिठाया जा रहा है। तो क्या है, सेना को सेना ही रहने दो। देखिए, पहला श्रेय तो सेना का ही है, सर्जिकल नहीं, पहला भी सेना का ही है सर्जिकल और आखिरी भी सेना का ही है, बस यही समझना पड़ेगा थोड़ा। जिसने पीछे से भूमिका निभाई, जिसने उनको ताकत दी, स्वाभाविक रूप से उस सरकार को भी श्रेय जाएगा। नहीं, वो जाएगा वो जनता को, लेकिन वो सरकार को जाने दीजिए, आम जनता की भावनाओं से जाने दीजिए। जी कुछ कहना चाह रहे? खुद का सम्मान कराने जो आगरा गए थे, उससे शहीदों के घर चले जाते हैं तो ज्यादा बेहतर होता गृह मंत्री।
आप सिखाओगे है ना? कि अब- कौन और कब जाएगा? अब बस ये अब आपको अब आप आप सिखाओगे? अरे आपके देश लोग क्या में करने जाते देखो अरे तो आप तो राहुल चिंता गांधी मत क्या करिए। करने नहीं गए नहीं देखो। आप तो बात आप है ये ना, नहीं है कुणाल जी, देश में- बात ये है कि नहीं, आप बात ठीक कर रहे हो, मैं समर्थन कर रहा हूं, नहीं। लेकिन आज जैसे आज जब शौर्य की बात थी, आपको प्रदेश में आपको मालूम है कि कितने लोग, आपके प्रदेश अध्यक्ष को कितने लोग, कितने रणवांकुरे, कितने प्रदेश के बेटे शहीद हुए, उनकी क्या स्थिति है, इस पर अगर वो बात करते, इस पर गांधीगिरी करते, इस पर बैठ के बात करते, तो शायद प्रधानमंत्री को बार सोचने को भी, बस आपने वही घिसा घिसाया, रटा रटाया, देखिए एक न चीज ज्यादा आप न समझिए, कम, नवीन जी, ले दे के नवीन जी, व्यापम, नहीं अरे नवीन ना जी, ज्यादा एक ना कम, देश ले दे का- के व्यापम, देखिए, वो भी वो शौर्य जी। नवीन जी, सरकार ने सेना अपना काम कर रही है बहुत बखूबी और सेना के ऊपर गर्व है, पर सरकार अपना काम तो करे, सिर्फ काले धन से ध्यान हटाने के लिए, व्यापम से ध्यान हटा। देखिए देखिए इस देश के अंदर जिसका जो काम है, न्यायपालिका का काम है न्यायपालिका करेगी, कार्यपालिका का काम है सेना जो काम कर रही है, सिर्फ उसकी वो वाहवाही लेने के लिए जिस प्रकार से चीजें चल रही है देश के अंदर, जिस प्रकार से युद्धोन्माद का आप माहौल बना रहे हैं, कहीं ना कहीं देश के आर्थिक सिनारियो, ये काम हमेशा आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले क्या लेता हूं। कहती है देश आपकी बात पर कूटनीति खत्म आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं कि सुरेश जी, सामान्यतः अब 60 साल बनाम शुरुआत हो गई है 2014 से। 60 साल में क्या नहीं हुआ, क्या नहीं किया, 60 साल, अगर 60 साल में स्थितियां वाकई में इतनी दुरूह थी, इतनी खराब थी, तो फिर उनको सुधारने में कम से कम अभी 16 साल, एक यौवन पूरा खप जाएगा राजनीति का। तो परिस्थितियां इतनी खराब नहीं थी। रिसेशन के दौर में इस देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ रही। आप खुद एक बहुत अच्छे अर्थव्यवस्था पर आपकी एक पैनी निगाह रहती है, वो खराब नहीं थी, बाकी चीजें भी ठीक नहीं थी। चूंकि सरकार गठबंधन की थी तो उस चीज को भी समझा जा सकता है, लेकिन अब देश ये चाहता नहीं है कि पिछली सरकारों ने क्या नहीं किया। इस देश को खुद तुलना करना आती है, ये देश तुलनात्मक अध्ययन कर लेता है, तभी तो वोट देता होगा। तो बड़े मंचों पर जहां, खासकर जहां राष्ट्र की बात की जाए, राष्ट्र प्रथम और राष्ट्र ही फिर अंतिम हो। अभी क्या है, राष्ट्र प्रथम तो हो गया है, लेकिन राष्ट्र अंतिम नहीं होता। प्रथम के बाद सेकंड राजनीति, एक चीज में फिर वाद विवाद पर प्रपंच, ये लग जाते हैं। एक चीज जो मैं अभी यहां मंच पर देख रहा हूं, जी जी, तो एक पत्रकार के नाते आपका भी वही ऑब्जर्वेशन होगा जो मेरा है, कि आप दोनों जो बोलेंगे उनके राजनीतिक लाभ के लिए बोलेंगे। जी, आपसे ये कहें कि आप सच बोल दीजिए तो दोनों ही पक्ष सच नहीं बोलेंगे। आप देखिए, एक अजीब सी बात मैं आपके सामने रख रहा हूं कि जब बांग्लादेश का विभाजन हुआ तो इंदिरा जी दुर्गा थी, लेकिन जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो सेना दुर्गा हो जाएगी। तो सेना ने तो किया होगा, कोई इंदिरा जी और कांग्रेस के या बीजेपी के लोग हथियार लेके तो मैदान में नहीं गए होंगे, तब भी तो सेना ही गई थी ना। तो तब का श्रेय सेना के साथ यदि इंदिरा जी को दिया जा रहा है, जो व्यवहारिक भी है, मैं उसकी आलोचना नहीं कर रहा हूं, तो आज जो है यही मन क्यों नहीं रखना चाहिए कि सर्जिकल स्ट्राइक का जो श्रेय जो है वो मोदी को लेकिन दिया जाना सर्जिकल स्ट्राइक एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो थोड़ा हिडन एजेंडा है इसका। नहीं, ये मैं बार बार मैं आपको मैं आपको बार बार ये बात, कारगिल मैं आपको बार बार ये बात, किसी ने सवाल नहीं उठाया। मैं आपके चैनल के, यही तो ये लोग समझने, नहीं, मैं आपके चैनल के माध्यम से बार बार ये बात कहना चाह रहा हूं सर्जिकल स्ट्राइक रूटीन में होने वाले ऑपरेशन है, दिन में सेना 3 बार करती है, करती है, वो करती है। एक आज जो कश्मीर की शांति और आज जैसे 1999 में कारगिल वॉर पे किसी ने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर सवालिया निशान नहीं खड़े किया, क्योंकि उस समय परिपक्व राजनेता थे, बच्चों के हाथ में राजनीति नहीं थी, उस समय परिपक्व नेता थे। देखिए, मैं एक बात आपके ध्यान में और लाना चाहता हूं, इस बात को थोड़ा सा यदि उसके मैं जो कह रहा हूं उसी अर्थ में लिया जाएगा तो उसके मीनिंग समझ में आएंगे। जो कश्मीर में शांति थी वो कश्मीर की विस्तारवादी नीतियों के तहत थी, क्योंकि कश्मीर के अंदर आतंकवादी सरेआम घूमते थे, अलगाववादी। ये बड़ा मेरा आपत्तिजनक आपने कृपया कर, आतंकवादी खुलेआम घूम रहे होते तो पर्यटन इतना ठीक होता। मैं खुद 2 महीने नहीं, गलत। आप अगर ये आरोप लगाएंगे कि आतंकवादी खुलेआम, नहीं ये सुनने का, ये खुलेआम नहीं, जी गलत, ये शब्दों का चयन नहीं, फिर आप बोल देखिए गलत। अभी खुलेआम आतंकवादी घूम रहे हैं, अभी वहां पे पाकिस्तान के झंडे खुलेआम निकल रहे हैं। इतने 10 साल में कभी नहीं निकले जितने अभी निकल रहे हैं, जितने पत्थर अभी फेंक रहे हैं, इतने 10 साल नहीं, गलत शब्दों का चयन बिल्कुल बड़ा माफी के साथ, विनम्रता के साथ। असहमति, आपकी असहमति स्वीकार है, आपकी असहमति को स्वीकार, एक तरफा मानसिकता के साथ जो बात और आतंकवादी खुले, आपकी असहमति स्वीकार है, सुन तो लीजिए।
पूरा सुन लीजिए तो फिर और बोलने में आपको देखिए ठीक क्या है लगेगा। कुणाल जी, आप युवा हैं, आप में जोश है। जी जी और सर, उस समय जोश सीमा में- चलते उस चलते जोश जी। को, हाँ, उस जोश को आप जो है नियंत्रण में रखिए थोड़ा सा। नहीं, मेरा नियंत्रण में मैं ये कह रहा हूं कि जो जी जी अमरनाथ यात्रा अभी बंद हुई 90 दिन आप उसको छोड़िए, आप उसको छोड़िए, सुन लीजिए, जल्दबाजी मत आप- करिए, आप- जल्दबाजी आप- मत करिए। आप मैं असहमति उस पे- जता दीजिएगा जी। मैं आपकी असहमति को साथ ले रहा हूं ना। जी जी जो एक विस्तारवादी जो सोच है आतंकवादियों की, समझ लीजिए, आपको आपत्ति है तो ये कह दीजिए पाकिस्तान के जो जिहादी हैं या पाकिस्तान के द्वारा जो पोषित लोग हैं, उनके द्वारा जो एक विस्तारवादी सोच थी वो निरंतरता बढ़ रही थी और उसके कारण शांति का वातावरण बन गया था। मोदी के आने मसूद को आपने मोदी इनने के- छोड़ा था, मोदी के- और इसको भी, मसरत आलम को भी नहीं छोड़ा। देखिए, कभी कभी मैं- कांग्रेस ने मैं- कभी देखिए, आतंकवादियों को मैं- नहीं, आतंकवादियों के मैं साथ भाजपा सरकार- मैं और सुन तो भाजपा और लीजिए। कांग्रेस की डिबेट में नहीं जाना चाहता। यदि आप मुझसे पूछेंगे, कौन लिख रहा आप था? मुझसे जो पूछेंगे कि अजहर मसूद को क्यों छोड़ा गया, तो पहली बार ऐसा हुआ था कि पीएमओ के अंदर लोगों ने घेरा था और घेर करके ये कहा था कि नहीं, मीडिया एक दो बार हाउसेस के छोड़ लोग के आए थे। मीडिया और हाउसेस के 18 लोग सैनिकों मीडिया को हाउसेस के हत्या लोग कर समय सीमा मीडिया हाउसेस के लोग समय बिल्कुल अपनी अंतिम और सीमा आज समय आज जो है समय अंतिम सीमा में ज्यादा पहुंचे। है। समय अभी हमें ज्यादा है। इजाजत इस चर्चा बिल्कुल आप पर दवा- विराम लगाने की समय हमें इजाजत अब दे रहा है कि इस चर्चा को, ऐसा समय का आदेश है, इसके आगे चर्चा ले जाना संभव नहीं है। निश्चित रूप से चर्चा अधूरी है, जनता पूरी करेगी। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो निश्चित रूप से जब तक राजनीति राष्ट्रनीति नहीं बनेगी, राजनीति त्रिशूली रहेगी, लंगड़ी और लूली रहेगी। और जब भी राजनीति में राष्ट्रनीति का समावेश नहीं होगा तो अपने अपने फायदे के लिए नियम और कायदों की सीमाओं का उल्लंघन किया जाएगा। लेकिन निश्चित रूप से देश की अस्मिता पर, देश के लिए कुर्बान होने वाले रणबांकुरों की शहादत पर कोई भी किसी भी प्रकार का सवाल या निशान ये देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि इस देश की जनता के जेहन में राष्ट्रनीति है, इस देश की जनता के जेहन में राष्ट्र सेवा है, राष्ट्रभक्ति है। और वो उस राष्ट्रभक्त लीडर के पीछे दिल खोलकर खड़ी हो जाती है। शायद राजनेता ये समझते हैं तो राष्ट्रनीति को राजनीति में समावेश करके फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन शौर्य स्मारक प्रशंसनीय कार्य है और अनुकरणीय है उन समस्त प्रदेशों में कार्यरत सरकारों के लिए कि उनके प्रदेश के रणबांकुरों के लिए भी ऐसा कोई स्मारक बनाया जाए जो देश पर शहादत होने वाले रणबांकुरों के लिए, उनकी कुर्बानी के लिए एक अहम स्थान रखता हो। तो इस मुद्दे पर अगर राजनीति इस प्रदेश में नहीं होती, बातों में कहीं ना कहीं तंज नहीं झलकते, तो शायद आज का ये जो पल था वो स्वर्णाक्षरों में लिखा जाता। और निश्चित रूप से मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। और पानी से मतलब सिर्फ गम नहीं है, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। और राजनीति का पानी तो लगभग सूख चुका है, राष्ट्रनीति का समावेश कैसे हो, ये चिंतनीय विषय है। जनता समझती है, जनता समझेगी किसको समझना है, किसको वोट देना है। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।